संसद परिसर में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जहां पर बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी बीजेपी सांसदों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का लड्डू खिलाकर स्वागत किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में सांसदों की उपस्थिति के मुद्दे को उठाते हुए एक बार फिर कहा कि सदन में सांसदों का उपस्थित रहना जरूरी है। अमित शाह ने गुजरात चुनाव के बारे में सांसदों को बताया कि किस तरह से तीनों सीटों पर चुनाव हुए। गुजरात राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद ये पहली संसदीय दल की बैठक थी। इधर मानसून सत्र खत्म होने से पहले ये आखिरी बैठक थी। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विदाई समारोह के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उपराष्ट्रपति जी के परिवार का देश के इतिहास में काफी योगदान रहा है। उन्होंने आगे भी कहा कि अंसारी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी को संभाला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान देश के लिए काफी योगदान दिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब मैं पहली बार एमपी बना था तब हामिद अंसारी जी कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे। लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा, तो मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन आपके इस मेरा परिचय ज़्यादा तो रहा नहीं, लेकिन जब भी मिलना हुआ काफ़ी कुछ आपसे जानने समझने को मिलता था। मेरी विदेश यात्रा से जाने से पहले, आने से के बाद आपसे जब बात करने का मौका मिलता था तो आपकी जो एक इंसाइट थी उसका मैं जरूर अनुभव करता था, और वो मुझे चीज़ों को जो दिखती है उसके सिवाय क्या हो सकती है इसको समझने का एक अवसर देती थी, और इसलिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूँ। साल से मुझे आपको जानने का मौका मिला। 1980 में जब मैं पहली दफ़ा एमपी बना और कुछ महीनों में ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना, तो उन्होंने उस वक़्त में आज के मुकाबले में यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट तकरीबन बड़े हर ऑफिशियल फंक्शन में मौजूद होते थे। बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शरद यादव को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दरअसल शरद यादव नीतीश कुमार की तरफ से बिहार में आरजेडी का साथ छोड़ने और बीजेपी के साथ नाता जोड़ने के खिलाफ रहे हैं। इसी के चलते पार्टी अब शरद पर कार्रवाई करने का विचार कर रही है। इधर शरद यादव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इधर शरद यादव का बिहार का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है और इस बीच लालू ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने शरद यादव पर हमले की साजिश रची है। बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के बीच एक नई राजनीतिक जुगलबंदी उभरती सी नजर आ रही है। बिहार में सत्ता के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए नीतीश कुमार के फैसले से नाराज चल रहे जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। शरद यादव का कहना है कि उनके इस दौरे का मकसद लोगों से संवाद साधना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़कर जनता के विश्वास को चोट पहुंचाई है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद शरद यादव आज पहली बार पटना पहुंचे हैं। हालांकि 3 दिनों तक राज्य में 7 जिलों में जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम इनका है और दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर वे लोगों से मुलाकात करेंगे। जेडीयू की नजर उनकी गतिविधियों पर भी रहने वाली है। इधर शरद यादव 3 दिन की इस यात्रा के दौरान सड़क के रास्ते बिहार के कई जिलों का दौरा करेंगे। इस बीच जेडीयू ने कहा कि शरद यादव की निजी यात्रा है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं शरद यादव यही दावा कर रहे हैं कि उनकी ये यात्रा जेडीयू से ही जुड़ी हुई है। जो हालात है, जैसे गठबंधन का जो विश्वास था जो टूटा है, तो जनता के पास जाकर के बातचीत करूंगा। गठबंधन के आदमी के लिए वोट मांगने गया था, तो वोट को मैं ईमान मानता हूँ। उस ईमान की अमानत जो है उसमें चोट पहुंची है, इसलिए उस बात के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्होंने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है गठबंधन बनाने के लिए। एनडीए में के साथ काम करने का जनता दल यू का अंतिम फैसला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ने अपनी राजनीति शुरुआत की
पूरी राजनीति चलाई और आज राजनीति उनकी खत्म होने वाली है। एक ही शब्द में मैं कहूँगा, लहर। इस लहर का अर्थ है ल से लंपटई, ह से हुड़दंगई, र से रंगदारी। ये संस्कृति रही है उनकी राजनीति। अब इस अपनी लहर संस्कृति को जदयू पर थोपने की कोशिश न करें। हम इस संस्कृति में विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरा, इस तरह के ऊट पटांग बयान देने से क्या हासिल होगा? न शरद अग्नि बनेंगे, न जेडीयू आरजेडी बनेगा। गुजरात में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 14 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। अहमद पटेल के चुनाव जीतने के बाद ये कार्रवाई हुई है। सभी विधायक पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से महाराजगंज के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी सरकारी स्कूलों की हालात को देखेंगे। वहीं अस्पताल का दौरा भी करेंगे, तो वहीं कानून व्यवस्था पर भी उनकी समीक्षा होगी। योगी आदित्यनाथ के दौरे पर उस जिले के प्रभारी मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। राजस्थान में पहली बार स्पूकिंग कॉल के जरिए एसीबी के एसपी शंकर दत्त शर्मा बनकर सरकारी अफसरों और प्राइवेट कंपनियों से ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। इस ठगी और वसूली के पूरे मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर के पोते साहिल को गिरफ्तार किया गया है। इधर एसीबी ने एसपी के मोबाइल नंबर से स्पूकिंग कॉल करने के आरोपी साहिल ने जलदेय विभाग सूचना के आरोपियों से 10 करोड़ रुपए मांगे थे। एसीबी अफसर के मोबाइल नंबर से स्पूफिंग कॉल कर यह वसूली की जा रही थी। बुधवार को भंडाफोड़ कर दिया गया। साहिल को जयपुर में एक विधायक के घर से एसीबी ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के गंगानगर में रहने वाले शख्स का नाम है साहिल राजपाल। अच्छे राजनीतिक घराने से संबंध रखता है साहिल, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्पूफिंग कॉल गिरोह का ये मास्टरमाइंड है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में खुलासा हुआ है कि साहिल राजपाल ने विशेषकर सॉफ्टवेयर के जरिए स्पूफिंग कॉल से चौथ वसूली का गौरव धंधा चला रहा था। इधर साहिल ने स्पूफिंग कॉल से अपनी पहचान छिपाने के लिए 2 नहीं बल्कि 8 देशों के स्पूफिंग गेटवे का इस्तेमाल किया। सरकारी अधिकारियों के टेलीफोन नंबर से स्पूफिंग कॉल के जरिए सरकारी महकमों और बड़ी बड़ी कंपनियों से चौथ वसूली का गौरव धंधा ही चला रहा था। साहिल राजपाल ने एसीबी के ईमानदार पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा को अपना निशाना बनाया। इधर एसीबी के तेज तर्रार अधिकारियों में से एक आईपीएस शंकर दत्त शर्मा 45,000 करोड़ के खान घोटाले, एचपीडी अधिकारियों को रिश्वत बांटने वाली 3500 करोड़ की कंपनी एसपीएमपीएल के घोटालों सहित प्रदेश भर के सबसे बड़े भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर बढ़ते विवाद के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इधर दूसरी तरफ आधिकारिक सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना डोकलाम में नो वॉर नो पीस की दिशा में है। इलाके में यथास्थिति बनी हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इलाके में सैनिकों या फिर हथियारों की कोई खास आवाजाही नहीं हो रही है। जो भी आवाजाही है वो रखरखाव के लिए है। सुकना के 33वीं कोर के सैनिक भेजने की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भारत भूटान चीन सीमा पर सैन्य कर्मियों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि डोकलाम में हम नो वॉर नो पीस की दिशा में हैं। इधर भारत चीन के बीच गतिरोध पिछले करीब 50 दिन पहले शुरू हुआ था। सिक्किम सेक्टर में भारतीय जवानों ने चीनी सेना को सड़क निर्माण से रोक दिया था। इसके बाद चीन लगातार दावे कर रहा है कि वो अपने क्षेत्र में सड़क बना रहा है। चीन की तरफ से लगातार दी जा रही धमकियां अब भारत को परेशान कर रही है। इधर भारत ने अपने जवान सीमा से नहीं हटाए हैं। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आरएसएस ने दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। त्रिवेंद्रम में कुछ बदमाशों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। 34 वर्षीय राजेश की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसका एक हाथ उसके शरीर से काट दिया गया था। उसके शरीर पर कई गहरे निशान भी मिले थे। इस वारदात के बाद सियासत काफी गर्म है। बिहार की राजधानी पटना के पास स्थित दानापुर के पार्षद केदार राय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। केदार राय को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का करीबी बताया जाता है। केदार राय पिछले 20 दिनों से दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में काउंसलर थे। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह करीब 5:30 बजे घटी है।
बताया जा रहा है कि जब राय अपने घर के पास टहल रहे थे तभी बाइक पर सवार 2 लोग उनके पास आए। उनमें से एक ने उतरकर राय की से थोड़ी देर बातचीत भी की और फिर बेहद करीब से उनके चेहरे पर 2 गोली मार दी और वहां मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। दानापुर की जो अभी घटना हुई है जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई और प्रथम दृष्टया में भूमि विवाद का मामला मालूम पड़ा है, लेकिन अपराध हमारे लिए चुनौती होती है, चाहे वह सीवान का घटना हो या कहीं का घटना। अपराध शून्य का हमने दावा नहीं किया है, लेकिन अपराधी को बचाने वाला इस बिहार के अंदर कोई नहीं बचेगा। कोई दलीय आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर अपराध करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अपराध के खिलाफ हमारा संग्राम है और उस संग्राम को हम जारी रखें। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं या यूँ कहें कि जिस प्रकार से वो अपराध मुक्त बिहार की बात करते हैं उसमें नहीं, अपराध को नियंत्रित करने की हमने बात कही है। अपराध शून्य करने का दावा अगर कोई करता है तो उसका दिमागी दिवालियापन होगा। हम धज्जियां उड़ाई और नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरएसएस के गोद में बैठे, तब से राजद के और राजद समर्थकों की हत्याएं हो रही हैं। और ये हमेशा कहते हैं कि हमारे राज्य में सब लोग सुरक्षित हैं और इनके राज्य में कोई। आज चारा घोटाला केस में रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में लालू यादव की पेशी हुई है। देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी जुड़े मामले में यह सुनवाई की गई। सहारा लाइव मामले में आज सैट सुनवाई करेगा। सैट और आईआरडीएआई आदेश को कंपनी ने चुनौती दी है। आईआरडीएआई का आदेश 31 अगस्त को प्रभावी होने वाला है। सैट उससे पहले सुनवाई को पूरा करना चाहता है। चंडीगढ़ की वर्णिका कुंडू के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला ने पूछताछ में लड़की का पीछा करने की बात मान ली है। हालांकि उसने अपहरण की कोशिश से इनकार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि 5 अगस्त को चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला और उनके साथी वर्णिका से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन उस दिन उन्हें बेल मिल गई थी। पुलिस ने तब उनके खिलाफ आईपीसी और मोटर व्हीकल्स कानून की जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एक तरफ दिल्ली से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तारी हुई है, वहीं अमेठी में ट्रेन को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। कलकत्ता से अमृतसर जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस में ट्रेन में बम बरामद हुआ है। इस बम में के साथ ही एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है जिसमें अबू दुजाना से बदला लेने की बात कही गई है। हालांकि जैसे ही इस बात की सूचना सघन चेकिंग कर मिली, वैसे ही सघन चेकिंग कर बम को डिफ्यूज कर दिया गया। बलिया के बजहा गांव में स्कूल जा रही एक छात्रा के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की है। छात्रा की ओर से विरोध करने पर छात्रा का गला रेत कर एक युवक फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस के सुस्त रवैये पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं अब, क्योंकि इसमें पुलिस बहुत ही धीमी गति से आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस अब तक घटना में शामिल मुख्य आरोपी समेत 2 की ही गिरफ्तारी कर पाई है, जबकि 3 आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार अब इंसाफ की बाट जो रहा है। लड़की की हत्या हुई है चाकू फोड़ करके, और इसमें मैंने टीमें लगा दिया है। तत्काल इनकी गिरफ्तारी होगी और प्रभावी कार्यवाही इसमें हम करा रहे हैं। इसमें कितने लोग थे सर इस हत्या में? पूरी बात है, परिजनों हैं, इनसे बात हुई है और जो उसका दोषी हैं इसमें कोई बच नहीं, प्रभावी कार्यवाही। मेरी छोटी बहन को किस बात के लिए मारे? ये कौन लोग हैं, कहाँ के? मेरे बगल के लोग हैं। तो कुछ दुश्मनी वगैरह? हाँ, घर का बस छोटा सा झगड़ा था। हा? घर का छोटा सा झगड़ा था। झगड़े को लेकर मारे? हाँ। मेरठ में चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद देर रात लोगों ने जमकर हंगामा किया। थाना नौचंदी के डैफोडिल स्कूल की छात्रा से रेप के बाद करीब 6 घंटे तक बवाल होता रहा।
आक्रोशित भीड़ कभी स्कूल, कभी सूरजकुंड तो कभी नौचंदी थाने पर हंगामा कर रही थी। जगह जगह सड़क पर जाम भी लगाया गया। आरोपी को पकड़ने की मांग पर भीड़ अधिक रही। इधर पुलिस से जमकर नोकझोंक और हाथापाई तक हो गई। एसपी सिटी ने स्कूल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इधर भीड़ सड़क पर उतर आई। सूरजकुंड रोड पर नगर निगम डिपो के सामने प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर दिया। तमाम नोकझोंक और जद्दोजहद के बाद पुलिस जाम को खुलवाने में कामयाब रही। इधर भीड़ ने सूरजकुंड का रुख कर लिया। पीछे पीछे दौड़ भागकर पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर भी जाम खुलाया तो इधर लोगों ने 200 मीटर आगे बढ़कर गांधी आश्रम चौराहे पर जाम लगाते हुए पथराव कर दिया। एसपी सिटी समेत कई सीओ वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। हवानियत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी मासूम बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। दरअसल बच्ची छुट्टी होने के बाद जब घर पहुंची तो उसने रोते रोते अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। जब समीक्षा हुई थी सरकार की, उसमें सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 100 नंबर में बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आखिरकार सरकार किसकी है? सरकार समाजवादियों की नहीं है। और आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता था कि थाना समाजवादी लोग चला रहे हैं। यहां के लोग बोले, प्रदेश के लोग बोले तो लगता था कि चलो वो राजनीति है, वोट चाहते हैं इसलिए हमें बदनाम करना चाहते हैं। उनसे बड़े नेता है, उन्होंने भी यही बात कही। बरेली में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मकोका पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मकोका के लिए कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को चालू कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए भी कोशिश कर रही है। कासगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर 3 दिवसीय मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए राज्य मंत्री और सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत सोते हुए नजर आए। मंच से लगातार संबोधन होता रहा और सबसे बड़ी बात यह थी कि मंत्री और विधायक योगी सरकार की गुणगान कर रहे थे, बावजूद इसके विधायक सोते हुए नजर आए। मथुरा में बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश की रक्तदान करते समय अचानक तबीयत खराब हो गई। विधायक की सांस फूलती देखकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है और इसी उपलक्ष्य में जिला अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। ब्लड देने के बाद में खड़ा हुआ बैठा, अचानक गला टूटना। तो क्या जब ब्लड जो आपने दिया था उससे पहले कोई डॉक्टरों का चेकअप किया गया? मेरा चेकअप आप मानते हैं इनकी कमी है, चेकअप होना चाहिए जरूरी? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भीड़ भाड़ में नहीं देख पाए होंगे, लेकिन एक बीच को देखा। मेरठ की पुलिस ने बीएसपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब की बेटी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कुछ दिन पहले ही मंत्री जी की बिगड़ैल बेटी ने पब्लिक स्कूल में घुसकर जमकर एक छात्रा पर अंतर बरसाए थे। इसके बाद पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत की और स्कूल में पढ़ने वाले दूसरी छात्राओं के परिजनों ने भी थाने पहुंचकर हंगामा किया था। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी आखिर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां क्यों हो रही हैं। बीएसपी सरकार में अपनी दबंगई के लिए जाने वाले मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। हालांकि पुलिस के हाथों अभी तक कामयाबी नहीं लगी है। हाजी याकूब कुरैशी का बेटा भूरा पर
एक व्यापारी को चांटा मारने का आरोप है। व्यापारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि दबाव में उसे समझौता करवाया गया। इधर पुलिस इस समझौते से इनकार कर रही है। शाहजहांपुर में एक नागिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि नाग की मौत का बदला लेने के लिए नागिन खूंखार हो चुकी है और नाग को मारने वाले युवक को अब तक मारने के चक्कर में 4 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। अपने बेटे को नागिन से बचाने के लिए युवक के पिता ने नागिन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। नागिन से बचाने के लिए युवक की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी भी लगा दिए गए हैं। लखनऊ के कोतवाली हसनगंज इलाके में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर ही लगा है। आरोप है कि महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक महिला के किसी और से अवैध संबंध होने के शक के चलते पति ने उसकी हत्या कर दी है। महिला की लाश 6 अगस्त को बरामद हुई थी। कुशीनगर में पुलिस ने तरियासुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा में छापेमारी कर शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी की अगुवाई जिले के एसपी कर रहे थे। राज्य में बिहार में सप्लाई किया जाता था। अभी ये गैंग पकड़ा गया है। इसमें लगभग 1500 लीटर शराब बरामद हुआ है। इसके साथ भारी मात्रा में रैपर, इसमें होलोग्राम बनाने की मशीन, यूरिया और ये बोतल वगैरह बरामद किए गए हैं। इन सबको अब कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आगरा पुलिस ने थाना अहमदौला क्षेत्र के कालिंद्री विहार में एक बदमाश की घेराबंदी की। खुद को घेरता देख बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 2 बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए। मुख्य आरोपी जफर फरार होने में कामयाब रहा है। इधर फरार जफर के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। सहारनपुर के थाना बेहज इलाके में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। कई लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हादसा जसमोर गांव के पास हुआ। इधर हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इनकी काफी मदद की।